नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन इसमें देखेंगे। नेफ्रॉन है क्या? ये है किडनी की यूनिट। किडनी की जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन है। मतलब जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो नेफ्रॉन में ही होता है। ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन में ही होता है। तो नेफ्रॉन, ईच किडनी, हमारे पास एक पेयर मतलब दो किडनी है, तो ईच किडनी हैज़ ओवर ए मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी में मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं, तो काम बड़े लेवल पे होता है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड हैज़ टू पोर्शन। ये तो किडनी की यूनिट तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जिस अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल वाला, जिस गुच्छे से होकर ब्लड जाता है और फिल्टर होता है। और रीनल कैप्सूल वो है जिसमें ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल, और फिर उसके बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे रीनल ट्यूब्यूल्स के पार्ट हैं। तो दो पार्ट हो गए नेफ्रॉन के, एक तो जहाँ फिल्टर हो रहा है और नीचे जो प्रोसेसिंग चल रही है आगे। तो ग्लोमेरुलस क्या है? एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नेफ्रॉन इन द किडनी। ग्लोमेरुलस में ही ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो ये एक गुच्छा है कैपिलरीज का, जो नेफ्रॉन के मतलब इसी से नेफ्रॉन की शुरुआत होती है। ये जैसे बीच में गुच्छा दिख रहा है ना, ये सारा मिला के नेफ्रॉन वो ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल। ये पूछा जाता है किससे आता है ब्लड? अफरेंट आर्टेरियोल। और बाहर किससे आता है? इफरेंट आर्टेरियोल्स। अफरेंट ए वाले से आ रहा है, ई से बाहर निकल रहा है ब्लड, और बीच में ये ग्लोमेरुलस है जो फिल्टर कर रहा है ब्लड को। ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल एंड ड्रेन इन टू इफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियल थोड़ा बड़ा पाइप टाइप का सोच लो, इफरेंट जो बाहर निकल रहा है वो थोड़ा पतला पाइप सोच लो, इस तरह से। तो एक प्रेशर क्रिएट हो गया बीच में, क्योंकि बड़े पाइप से आ रहा तो ज़्यादा आएगा, बाहर जा रहा तो कम जा रहा है, तो बीच में प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल एंड ड्रेन इनटू इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल में गिरता है और मेंटेनिंग हाई प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन। हाई प्रेशर मेंटेन हो गया क्योंकि बड़े पाइप से मान लो बड़ा जो ब्लड आ रहा है, अफरेंट आर्टेरियल थोड़ा बड़ा है, उससे ज़्यादा ब्लड आ रहा है। इफरेंट आर्टेरियल थोड़ा पतला है, उससे कम ब्लड जा रहा है, तो बीच में होकर प्रेशर क्रिएट हो गया। तो उस प्रेशर से यहाँ फिल्टर हो रहा है ब्लड, किस में? ग्लोमेरुलस में। द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बोमन कैप्सूल विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है ये किस में टिका हुआ है? बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल कैसा है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये ग्लोमेरुलस टिका हुआ है। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, मतलब ग्लोमेरुलस वो पोर्शन है, वो गुच्छा है जिसमें ब्लड फिल्टर हो रहा है। बोमन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वो ग्लोमेरुलस है। ये दोनों मिलके कहा गया है मेलपिगियन बॉडी। और रीनल कैप्सूल, द ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोइड नेटवर्क। आगे ट्यूब्यूल्स जो बोमन कैप्सूल आगे खुलता है पीसीटी में, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद खुलता है लूप ऑफ हेनले में, एक लूप नीचे जैसे हेयर पिन की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। एक डिसेंडिंग लिम्फ है, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे की साइड आ रहा है। एक असेंडिंग लिम्फ है। असेंडिंग लिम्फ के बाद आती है डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। DCT of many nephron open into a straight tube-like tube called collecting duct. DCT जो है collecting duct में खुलती हैं। अब proximal convoluted tubules है। proximal convoluted tubules lined by simple cuboidal brush border epithelium। PCT बनी है किसकी? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। देखो जितना भी फिल्टर हुआ है ब्लड, जो फिल्ट्रेट आ गया है उसका 90% तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, री एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब वापस ब्लड में जाएगा, नहीं तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा इंसान अगर सारा चला जाए तो। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड द 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब बाय द पीसीटी। पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाना होता है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बाकी रहता है बस। मतलब वाटर रीएब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, बट आगे जाके भी अगर कुछ रीएब्जॉर्ब होना तो वो वाटर ही ज़्यादा होता है। तो पीसीटी में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब हो गए, वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, इसेंशियल न्यूट्रिएंट रीएब्जॉर्ब हो गए, और नियरली 100% ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे रीएब्जॉर्ब कर ले जाते हैं ब्लड में वापस।
फिल्टर हो गए ना, फिल्ट्रेट में चले गए, वापस ले लिए गए क्योंकि इन्हें बाहर नहीं भेजना है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन पीएच and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion ammonium into the filtrate by absorption of bicarbonate from it। देखो पीसीटी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट का रिएब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद पीसीटी मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कि बॉडी में बने रहें, जो ज़्यादा है तो बाहर कर दिए जाएँ। लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिंप है, जो नीचे जा रही है लिंप है, पीसीटी के बाद जुड़ी होती है लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले एक यू टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। तो यू टाइप का स्ट्रक्चर या हेयर पिन स्ट्रक्चर, तो जो नीचे गिरने वाली लिंप हो गई वो होगी डिसेंडिंग लिंप। और डिसेंडिंग लिंप इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल मतलब जिससे वाटर बाहर जा सकता है इजिली, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इससे इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ वाटर जा सकता है बाहर। कौन सी लिम्प से? डिसेंडिंग लिम्प से। उसके बाद बारी आएगी असेंडिंग लिम्प की। असेंडिंग लिम्प से वाटर बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट जा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। डीसीटी में होता है आयन का बैलेंस, hydrogen and potassium ion and ammonium to maintain the pH and the sodium potassium balance of the blood। मतलब आयन का बैलेंस बनाए रखे, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखे ब्लड में, डीसीटी से ये होता है, डीसीटी में ये होता है। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी री एब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में भी जाने के बाद फिल्ट्रेट जो पहुंचा है कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट मटेरियल के साथ, उसमें वाटर भी है। अगर बॉडी को वाटर की ज़रूरत है तो वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है कलेक्टिंग डक्ट से भी। इट ऑल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच। तो ये पीएच के बैलेंस में भी रोल प्ले करते हैं, आयनिक बैलेंस में भी रोल प्ले करते हैं। देखो जो मेजर रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में हो जाता है, और फिर आगे तो सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बाकी रहता है और आयनिक बैलेंस रह सकता है कि आयन बॉडी में ज़्यादा है तो बाहर कर दो, कम है तो बाहर मत जाने दो, यही होता है। इट ऑल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन। जिसकी अधिकता से बाहर कर दो, जो कमी है उसे बाहर मत जाने दो। तो ये सारे काम इसमें कलेक्टिंग डक्ट में भी होते हैं।